हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान है और आप अपना बहुत ही प्यारा चैनल ट्यूटर पैलेस देख रहे हैं। आपको अब ये जो आज की सीरीज़ का आज हमारा चौथा लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज़ का। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स का जो सबसे बहुत ही अहम टॉपिक है और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, वो है मॉलिक्यूलैरिटी। आज हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूलैरिटी of a रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें जिन दो चीज़ों का पता होना चाहिए वो ये है कि रिएक्शंस कितनी टाइप के होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कि रिएक्शन ज़्यादातर दो टाइप के होते हैं। नंबर एक, एलिमेंट्री रिएक्शंस और नंबर टू, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अच्छा, अब एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं? दोज रिएक्शंस which occurs in one step only। ये क्या होगा? दोज रिएक्शंस which occur in two or more steps। यानी क्या होगा, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलैरिटी को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर हम जब काइनेटिक्स के अंदर रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं तो वो दो तरह के होंगे, या एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दोज रिएक्शंस विच अकर इन वन स्टेप ओनली, यानी जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पर मुश्तमिल होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। और मॉलिक्यूलैरिटी में हम ज़्यादातर ऐसे ही रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। और दूसरे क्या है, दोज रिएक्शंस विच अकर इन टू और मोर स्टेप्स, जो क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो रिएक्शंस होते हैं जो सीरीज ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस जो सीरीज ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल हों उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। जिसको आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं उनको उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें हम हमेशा कोलिजन थ्योरी अप्लाई करते हैं। कोलिजन थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं? वो क्या होती है, मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन्स
मेक प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट सिर्फ वही बनाएंगे जो क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। हमें पता है, यानी ये मॉलिक्यूल जो हैं, मॉलिक्यूल्स को हम ये भी कह सकते हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन्स मेक प्रोडक्ट, के जो इफेक्टिव कोलिजन के जरिए जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, यानी अब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी सारे रिएक्शन कर रहे हैं, सारे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, कोलिजन्स कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म करें। तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म करेगा, जो इफेक्टिव कोलिजन करेगा। तो ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि इफेक्टिव कोलिजन इसमें लाजमी यूज़ होता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी तो हमें समझ आ गया कि जितने अगर एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में या रिएक्शन में, तो वो क्या होगा, अगर दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं तो वो क्या होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है ये डिपेंड करता है कि इनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो क्या हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी मे बी 1, 2, 3 and 3 depends on the number of molecules। ठीक है, वो कैसे, अगर वन मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर होगा, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी। अगर दो हिस्सा लेते हैं तो इसको हम बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे, 3 होंगे तो टर मॉलिक्यूलर होंगे। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, यूनी मॉलिक्यूलर। यूनी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, इनकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो 1 के इक्वल होगी, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी इनको हम यूनिमॉलिक्यूलर्स कहेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर की एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अब ये क्या है, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास Br2 है, ये क्या हो जाता है, ये 2Br के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल वो क्या है, Br2 यानी ब्रोमीन इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जो होंगे इनको हम क्या कहेंगे कि ये जो हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर हैं और इनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 1 होगी। या हम इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एग्जांपल है, इसमें आपके पास क्या है, मैलिक एसिड है, ये क्या करता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप ये कह लें कि आपके पास क्या होगा कि ये जो है ये मैलिक एसिड जो है ये क्या करता है, यानी ये अगर हम देखें तो ये सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जो है ये क्या है, मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपके पास मैलिक एसिड है और ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल इसमें सिंगल है। यानी यूनिमॉलिक्यूलर की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो 2 हैं, 2 हमने ले ली, जैसे ब्रोमीन की ले ली और दूसरी हमने किसकी ले ली, मैलिक एसिड की ले ली कि मैलिक एसिड जो है वो सिस से
ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर की एक एग्जांपल हो गई। इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा हम यूज होगा बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर में क्या करेंगे, नोट कर लें। ये एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप लेक्चर ले रहे होते हैं तो साथ साथ नोट करते रहा करें, क्योंकि ये समझ लें कि आपके किस्म के ये नोट्स बन रहे हैं, फिर आपको एंड में प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आपको बार बार रिवाइज इसको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। अब सेकंड हमारे पास जो सेकंड है वो है बाई मॉलिक्यूलर। ये जो बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, इनकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो होती है 2। इसको हम ये कह सकते हैं जैसे A+B जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, या A+A जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अब अगर आप नोट करें तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जब दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, और इनकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो 2 होगी। अगर हम इसकी एग्जाम्पल करना चाहें तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल CH3COO C2H5, यानी इथाइल एसीटेट है। इसको आपने क्या किया, H2O के साथ रिएक्ट करवाया, उसके नतीजे में आपको क्या दे रहा है, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। जब दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाई मॉलिक्यूलर है, और इनकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। अब HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो ये किस चीज की एग्जांपल है, बाई मॉलिक्यूलर की, और इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी बन रही है वो क्या बन रही है, इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी बन रही है वो 2 बन रही है। उसके बाद अब हम आते हैं इसकी थर्ड और लास्ट एग्जांपल की तरफ। हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो है टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये है टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 3 होगी। ये क्या हो सकता है, जैसे A+A+A प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3A प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, या A+B+C मेक्स प्रोडक्ट। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2NO + O2 है, मेक्स 2NO2 बना दे। इसी तरह से दूसरी हम एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, जैसे 2NO + Cl2 मेक्स 2NOCl। अब ये जो है, ये अगर आप ये देखें 2 और 1 3, यहाँ भी 2 और 1 3, तीन मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। जब 3 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल कहेंगे, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि ये जो है इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कितनी होगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास होगी 3। अच्छा, एक और क्वेश्चन जहन में आता है जब हम इसको करते हैं, ये नोट कर लिया आप सबने, वो होता है y हाई मॉलिक्यूलैरिटी इज रेयर। कि हाई मॉलिक्यूलैरिटी रेयर क्यों होती है, असल में इसको अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं,
अच्छा, अब ये हमने 3 तरह की अरेंजमेंट बनाई है। ये जो 3 तरह की अरेंजमेंट है, ये हमें बताती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यानी हम चांसेस ऑफ simultaneous collision between reacting molecules decreases as the molecularity increases। यानी चांसेस ऑफ simultaneous collisions हम यहाँ पे लिख देते हैं, चांसेस ऑफ simultaneous collision decreases as the molecularity increases। अब ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कितनी है, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, इसमें 3 और इसमें 4। अच्छा, अब क्या होगा कि जब इस तरह से ले रहे हैं, अब क्या है कि चांसेस ऑफ सिमल्टेनियस कोलिजन डिक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलरिटी इंक्रीजेस, के जैसे जैसे मॉलिक्यूलरिटी इंक्रीज होती जाएगी, इसके जो कोलिजन के चांसेस हैं, यानी इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, वो कोलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्म करती है उसके चांसेस कम होते जाएंगे। यानी अब क्या होता है कि जो ज्यादा जिसको आइडियल रिएक्शंस कहा जाता है वो ये हैं, ये होते हैं कॉमन रिएक्शन। ये जो होते हैं इनको कहते हैं लेस कॉमन, और ये वाले रिएक्शंस जो होते हैं इनको कहा जाता है रेयर। ये नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं। उसकी वजह क्या है, ये देखें, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली आराम से कोलाइड कर सकते हैं। अब 3 मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इनकी ओरिएंटेशन ऐसी हो, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन ऐसी हो कि जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो और प्रोडक्ट फॉर्म हो। और ये वाले जो हैं इनमें तो और ज्यादा चांसेस कम हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड तो करेंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्योंकि इनकी जो कोलिजन होगी वो इतनी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। क्योंकि यानी खाली मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ कोलाइड होना ही जरूरी नहीं है, साथ साथ कोलाइड होने के एक प्रोडक्ट को भी फॉर्म करना जरूरी है। और वो जो है वो क्या होता है कि इनके अंदर जो बाई मॉलिक्यूलर्स होते हैं, इनके अंदर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो प्रोडक्ट इजीली फॉर्म करें, और टर मॉलिक्यूलर के अंदर कम होते हैं। और ये जो टर के अलावा टेट्रा मॉलिक्यूलर जो होते हैं इनमें चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये एक रेयर केस है कि जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये जो है ये हमने जितने भी हमने एग्जांपल्स की हैं ये वाली, ये सारे के सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस की हैं। यानी जिसके अंदर हमने यूनिमॉलिक्यूलर को लिया, बाई मॉलिक्यूलर को लिया और टर मॉलिक्यूलर को लिया, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी किसकी हैं, मोनोमॉलिक्यूलर्स की हैं। अच्छा, अब अगर हम आते हैं, सॉरी मोनोमॉलिक्यूलर कह रहा हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो ये क्या होगा, ये क्या क्या करते हैं, दीज रिएक्शंस occurs in series of steps। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में ये रिएक्शंस होते हैं, और सीरीज ऑफ स्टेप्स में होने की वजह से इनका जो हर एक स्टेप होता है वो एलिमेंट्री होता है। सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर होता है, ईच स्टेप इज
ईच स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन, कि हर एक स्टेप क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। इसको हम क्या कहेंगे, अगर हम स्टेप वाइज इनके सीक्वेंस को देखें तो ये क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज ये रिएक्शन जो हैं ये क्या करते हैं, कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, सीक्वेंस वाइज कन्वर्ट reactants into products called mechanism of reaction। यानी ये क्या होते हैं कि सीक्वेंस वाइज कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, कि ये रिएक्टेंट को सीक्वेंस वाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट मैकेनिज्म पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2N2O5 है, आपके पास पहला स्टेप क्या है कि यानी जिसके अंदर आपके पास N2O5 है, वो NO2 और NO3 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि NO2 और NO3 जो है वो NO और NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये दोनों जो हैं NO2 प्लस NO3 जो है ये NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो थर्ड स्टेप आता है, अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि ये NO और NO3 जो है ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। टू NO में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये क्या होगा कि जब 2NO2 में कन्वर्ट जब होगा तो क्या होगा कि अब देखा जाए तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन बन रहा है वो NO2 और O2 बन रहा है। यानी अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास ये जो है 2N2O5 जो है ये NO2 और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जब ये NO2 और O2 में कन्वर्ट होता है तो अब आपने याद रखना है कि जब ये होगा तो अब इसके अंदर ये पूरे का पूरा यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का है। इसमें ये रिएक्शन जो है ये भी स्लो है, ये रिएक्शन भी स्लो है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये फास्ट है। यानी ये थर्ड स्टेप जो है ये फास्ट है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining step। यानी आप जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं वो स्लोएस्ट स्टेप से करते हैं। अच्छा, अब अगर स्लोएस्ट स्टेप अगर हम ये वाला देते हैं, ये वाला लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेन प्रोडक्ट हमारी हासिल हो रही है जो हमें फाइनल में भी मिल रही है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। यानी अब क्या होगा कि आपने ये देखा कि इसकी जो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। किस वजह से, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी जो डिफरेंट मैकेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या करते हैं कि इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे उसकी मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं। अब हम इसकी 3 एग्जांपल्स करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, के चेक करते हैं। अगर हम इसका रेट इक्वेशन लिखें तो वो बनेगी KH2 और I2, और इसके लिहाज से इसका ये जो है ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास आ रही है
एक्सपेरिमेंटली आ रही है। अब इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली 2 बन रहा है। और इसकी अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो भी क्या है, 2 है। इसी तरह से अगर हम इसको लेते हैं, इसकी अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो ये बनेगी के NO2 और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, और जबकि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो भी 2 है। और अगर हम इस रिएक्शन को चेक करें, इसको एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये जो है, ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जो एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि आपको जो है ये पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर बताया गया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये मैंने आज आपको बताया कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। इसको हम इक्वेशन से देख के भी बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं। अब इसका जो है ये बन रहा है N2O5। अब हालांकि यहाँ पे 2 है लेकिन ये 1 शो हो रहा है एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 है। अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बन रही है 2, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स इसके जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्शन कैसा है, क्योंकि हमेशा आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसको आप केमिकल इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही चेक किया जा सकता है। इसको हम और समझने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इनके दरमियान डिफरेंस ले लेते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर फर्क क्या है। अच्छा, सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentrations in the rate law इक्वेशन। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कि रेट इज इक्वल टू के, अगर आपके पास ए और बी है, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं 1 + 1 2 होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा कि इसकी ये 1 और 1 इनकी पावर्स का सम आ गया। अच्छा, अब ये जो है, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है ये होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जैसे A + B + C मेक्स प्रोडक्ट। अब ये जो है, अब ये क्या है कि ये 3 हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी आप इसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 3 हो जाएगी। यानी पहला पॉइंट तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया। ये क्या है, रेट लॉ इक्वेशन की पावर्स का जो सम होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग एटम्स जो हैं वो उनको वो बताती है इक्वेशन के अंदर जो है, ये इक्वेशन के अंदर नहीं, ये रेट लॉ के अंदर बताती है। दूसरा क्या है, ये जो होती है ये
मेंटल वैल्यू, और ये वाली जो है ये क्या होगी, ये है थियोरेटिकल वैल्यू। अच्छा, अब ये जो है ये क्या हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये जो होती है ये 0 से ज्यादातर 3 तक होती है, और 4 रेयर केसेस में होती है, ज्यादातर होती नहीं, यानी 0 से 3 तक होती है। और ये जो है ये मोर देन 3 भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो है ये अगर आपने इसको करना है तो ये ब्रैडी हॉलम की जो बुक एक बुक है उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 6 भी निकाल के दिखाया है, बाकायदा वो प्रूव करके दिखाया है। तो ये जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ये हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी सम जो है वो 3 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब क्या हो सकता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इसके अलावा अच्छा अब ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मे बी इन फ्रैक्शनल वैल्यू, कि फ्रैक्शनल वैल्यू में भी हो सकता है, जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, इस तरह की वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है ये हमेशा होल नंबर में होगी, ये हमेशा किस में होगी, होल नंबर में होगी। यानी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये भी डिफरेंस है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलैरिटी की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये क्या हो सकता है, कैन बी चेंज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज by applying temperature, pressure, concentration। यानी आप क्या करते हैं कि बाई अप्लाइंग की जगह कर लेते हैं बाई चेंजिंग, कि अगर आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। अब लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ये इनवेरिएंट होती है, मॉलिक्यूलैरिटी इज इनवेरिएंट, कि ये जो है ये चेंज नहीं होती। ये आपने खास तौर पे इन चीज़ों को जहन में रखना है कि ये जो है इसके अंदर, यानी ये क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी है। इनके अंदर ये डिफरेंस लाजमी तौर पे है कि क्या चेंज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये जो डिफरेंसेस हैं ये खास तौर पे आपने जहन में रखने हैं। अगर आप ये करेंगे तो अब अगर आप गौर करना शुरू करें, जैसे जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स करते जा रहे हैं ये हमारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, और हमारी और नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है कि जो जो चीज़ें खास तौर पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते थे कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। ये कभी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। और ये जो है आपको अगर ये लेक्चर अच्छा समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, बल्कि उनको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।